तो हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर बेटा 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं इसके अंदर? आज हम करेंगे फेडरलिज्म। बेटा देखो, हमारे चैनल के ऊपर एसएसटी, मैथमेटिक्स और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। और बेटा एसएसटी के हर चैप्टर के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैं अपलोड कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस अपलोड हो रही हैं। मैथ की भी योगेश सर लेते हैं यहाँ पर, और बेटा साइंस की भी क्लासेस मैं लेता हूँ, और सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अगर एमसीक्यूज आते हैं तो बेटा जो हम ये सीरीज करवा रहे हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, थोड़ा पक्का यहीं से देखने को मिलेंगे। तो हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन अपलोड हैं, तो आपको पूरे 25 क्वेश्चन हर चैप्टर के देख जाने हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो एमसीक्यू में आपके 20 में से 20 हम दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो देखिए, तो बेटा देखो, मैं जब भी क्वेश्चन कंपाइल कर रहा होता हूँ आपकी वीडियोज़ के लिए, तो मैं सबसे पहले एनालाइज करता हूँ। तो देखो, ये जो टॉपिक है 100% बेटा मैं कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, अगर फेडरलिज्म से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप, तो बेटा पक्का जो ये वाली स्लाइड आपको दिख रही है, ये वाली स्लाइड इसी के अंदर से देखने को मिलेगा। ठीक है, पक्का 100%। तो देखिए, मैंने एनालाइज किया है और 2025 2024 23 के कुछ क्वेश्चंस को देखा, तो पक्का इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, ये क्या है? डिवीज़न ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवीज़न पावर हमारी 3 लिस्ट के अंदर दी गई। एक यूनियन लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट के बारे में जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। तो यूनियन लिस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। कंकरेंट लिस्ट के लिए बेटा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, और स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पावर होती है कि वो लॉज बना सके। ठीक है, तो देखिए, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो बेटा आपको याद रखना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन लिस्ट दे देगा आपको और आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा टॉपिक है उसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कनकरेंट की लिस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरीगेशन। ठीक है, तो मैंने इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर भी कंपाइल किए गए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा आता है? बेटा मैरिज कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, करेंसी नहीं आता, करेंसी आता है बेटा आपका यूनियन के अंदर। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। डिफेंस आपका किसके अंदर आता है? यूनियन के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट के अंदर आता है। और क्या? एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज, बेटा ये किसके आता है? अंदर आता है, ये आपका आता है किसके अंदर? कंकरेंट लिस्ट के अंदर। देख सकते हैं आप कहाँ है। एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज किसके अंदर आता है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। किसकी बात कर रहा है? यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है। पुलिस तो यूनियन लिस्ट में नहीं आता, ये भी गलत। ट्रेड, इरीगेशन, मैरिज, ये भी नहीं आता है। एजुकेशन अभी देखा था, किसके अंदर आता है? कंकरेंट लिस्ट। करेंसी, कम्युनिकेशन और डिफेंस, तो बेटा ये किसके अंदर आता है? आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जो ये टेबल दी है, इस टेबल को बेटा लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं मोस्टली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब बात कर रहा है स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा था। कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट, करेंसी ये किसके अंदर आता है? करेंसी तो आपका यूनियन के अंदर आता है। बैंकिंग भी किसके अंदर आता है? यूनियन के। तो बचा क्या? बिजनेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखो, ये मैचिंग टाइप में भी पूछ सकता है आपसे। यूनियन लिस्ट के अंदर बेटा क्या आएगा आपका? डिफेंस। तो एक आटी देखिए कहीं, तो देखो पहले इसमें नहीं है एक आटी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है आपका? स्टेट लिस्ट में क्या आ जाएगा? पुलिस,
कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, और सब्सिडरी मैटर्स के अंदर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर रिलेटेड मैटर। देखो सब्सिडरी बताऊंगा मैं अभी थोड़ा आगे चल के क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ ये देखिए, यही मैं बताने वाला था। रेसिडुअरी पावर्स क्या होती हैं? बेसिकली देखो, जो पावर्स यूनियन, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, वो सारी पावर्स के अंदर मेंशन होंगी, वो होंगी रेसिडुअरी पावर्स के अंदर, ठीक है। तो देखो डिफेंस तो है हमारा किसका, यूनियन के अंदर, ये नहीं होगा। एग्रीकल्चर भी नहीं होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च, तो बेटा यूनियन में भी नहीं था ये, कॉन्करेंट में भी नहीं था, और स्टेट के अंदर भी नहीं था, तो ये किसके अंदर होगा, रेसिडुअरी पावर्स के अंदर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असर्शन, आपको पता है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 सवाल असर्शन और रीजनिंग के भी आने हैं, तो आप देखेंगे, आप अगर हमारी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हम अपनी हर वीडियोस के अंदर असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है। 2 से 3 सवाल डाल ही रहे हैं। तो असर्शन, इंडिया हैज़ अ 3 लिस्ट दैट डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट टुगेदर डिफाइन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। बेटा एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है। क्या, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो असर्शन तो सही है क्योंकि 3 ही लिस्ट होती है हमारी, यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन। तो हमें बताना है कि जो हमारे इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रमोट करता है बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन, ठीक है। तो देखो, बाय अलाउइंग स्टेट टू एक्सरसाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑन ऑल इश्यूज, गलत बात है बेटा। स्टेट के पास ही पूरी पावर नहीं होती, ठीक है। बाय इंश्योरिंग अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इंश्योर करें कि जो डिवीज़न हो रहा है पावर्स का वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में हो, ठीक है। बाय अलाउइंग ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर द यूनियन, सारे डिसीजन मेकिंग यूनियन गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारे जो देश में लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बनती हैं, क्या स्टेट्स, तो उनके रिगार्डिंग हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज बेसिस पे अगर हम बनाएं तो वो यूनाइटेड रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बेटा आपने देखो पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा पावर शेयरिंग के अंदर श्रीलंका एंड बेल्जियम, ठीक है। तो इनके बीच भी बेटा क्या हुआ था, एक यहाँ पे अगर आप श्रीलंका की बात करें तो बेटा एक तो तमिल बोलने वाले थे, एक सिन्हाला बोलने वाले थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, सिन्हालास को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, हर चीज़ में डोमिनेट कर रहे थे सिन्हालास को, और तमिल वालों को सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो देश में क्या जनरेट हुए, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इस केस में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्टेट को ही लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट कर देना चाहिए, जिससे देश क्या रहेगा, यूनाइटेड रहेगा और स्ट्रॉन्गर भी रहेगा। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड एडमिनिस्ट्रेटिव ईजियर, ये बात भी सही है कि बेटा तमिल वाले अपना एडमिनिस्ट्रेटिव संभालेंगे और हिंदी लैंग्वेज वाले अपना एडमिनिस्ट्रेटिव संभालेंगे, तो सबका एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो काम भी आसान रहेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज वीकेंड द फेडरल सिस्टम, गलत, सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये बात भी सही है कि अगर हम स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे तो डेवलपमेंट भी होगा इंडियन लैंग्वेजेस का, तो थर्ड वाला गलत है, तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, तो ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको देखो ये 3 पॉइंट दिएंगे, हमें बताना है इन्हें पढ़कर कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है। तो देखिए पहला क्या है कि पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, कि पावर शेयरिंग हो रही है सेंट्रल से लोकल गवर्नमेंट तक। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स और रेवेन्यू विद देम, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू और पावर्स को क्या करना है, शेयर करना है। इट इज़ कॉल्ड अ 3 टायर गवर्नमेंट, और इसी को हम 3 टायर गवर्नमेंट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, हम बोलते कैसे हैं, देखो
इसमें बेटा सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इन तीनों के बीच में बेटा क्या हो रही है, पावर की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इनके बीच में पावर शेयरिंग, इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, तो ये क्या हो सकता है, डिक्टेरियल सिस्टम नो, यूनिटरी फेडरल सिस्टम नहीं बेटा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो बेटा इसको क्या पढ़ते हैं हम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इंक्लूडेड, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है कि द ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या आता है, प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी, सही बात है, एंड एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म का, प्रमोट करना नेशनल यूनिटी को और एकोमोडेट करना रीजनल डाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फाइनेंशियल एटोनॉमी इन अ फेडरल सिस्टम एज पर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, तो बेसिकली हमें फाइनेंशियल एटोनॉमी के बारे में बताना फेडरल सिस्टम के अंदर। तो ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन टैक्स एंड स्पेंड, गलत बात, ओनली यूनियन गवर्नमेंट ही टैक्स ले सकती है और स्पेंड कर सकती है, बात बिल्कुल गलत है। ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, ये बात भी गलत। बेटा देखो ज़्यादातर ओनली वाले ऑप्शन ना गलत ही रहते हैं। ठीक है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू सो इट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन नंबर सी सही है कि हर एक गवर्नमेंट के पास अपना खुद का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और वो उसके हिसाब से अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली कर सकती है। ये बेटा हमारे उसके अंदर भी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, सॉरी 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन फेडरलिज्म इज ट्रू। तो इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, द स्टेट हैज़ पावर independent of the union government, the central government can change the power distribution without constitutional amendment, the constitution distribute powers between the center and the state, states are free to escape from the Indian Union। तो देखो, द स्टेट हैव द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैसे कर सकती है बिना अमेंडमेंट के। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ है कि बेटा आपकी जो सेंटर और जो स्टेट है उनके बीच में पावर का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिपेंड ऑन। तो बताइए कि फेडरलिज्म की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, जुडिशरी नहीं, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में तो क्या होगा, फेडरलिज्म सक्सेस माना जाएगा। पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं, पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी तो कैसे काम चलेगा। सेंट्रल डोमिनेशन, ये भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही पार्टी रूल कर रही है, एक ही पार्टी रूल कर रही है वहाँ पे। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो देखो, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये भी गलत। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुडिससेक्शन, ये भी गलत। ठीक है, तो द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है कि जो सब यूनिट्स होती है ना, सब ऑर्डिनेट होते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब क्या है, जो छोटी छोटी यूनिट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगी, इसका ये कहने का मतलब है। तो यही तो यूनिटरी फॉर्म के अंदर होता है, जैसा आपको चाइना के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। हाँ बेटा, एक बात बताऊँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए ना ये PYQs क्वेश्चन है और मैंने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो कंट्री और इधर है एडमिनिस्ट्रेशन। रशिया में यूनिटरी फॉर्म नहीं बेटा, रशिया में बेटा फेडरल है। ठीक है, चाइना के अंदर फेडरल नहीं, यूनिटरी है। ठीक है, कनाडा के अंदर यूनिटरी नहीं बेटा, फेडरल है। ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर फेडरल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो देख बेटा, दो बातें समझनी, एक बेटा होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये आपका ऐसे समझ लो
कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या सेंटर है। और बेटा इधर से आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, ये बेटा आपकी स्टेट्स हैं, क्या इसे रेड कलर से लो, ये स्टेट्स हैं आपकी, ये स्टेट्स हैं, ये क्या आपकी स्टेट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेंटर है ना वो अपनी पावर्स को शेयर करता है किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। तो इसी को क्या बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ देखने को मिलता है, हमारे इंडिया में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब आता है बेटा एक और, अब आता है बेटा आपको क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। दो टाइप के होता है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर क्या हुआ, देखो इसके अंदर क्या होता है, अब बेटा होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या होता है, देखिए समझिए, देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये स्मॉल स्मॉल, देखो ये छोटी 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 अब क्या है, स्मॉल स्टेट्स हैं। ये छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक कंट्री बना लेती हैं या फिर एक बिग सेंटर बना लेती हैं, ठीक है। तो ये छोटी 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 स्टेट्स आई और यहाँ पे आगे क्या बना लिया, एक बड़ी कंट्री बना लिया, फिर बिग सेंटर बना लिया, उसको बोला जाता था कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और बेटा ये कहाँ देखने को मिलता है आपका, यूएसए में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अभी बताया था बेटा डिसेंट्रलाइजेशन वाला एक सवाल। टू कॉन्सेंट्रेट पावर एट द सेंटर, गलत। टू अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल सही है कि पीपल्स को अलाउ किया जाए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी इससे पहले हमें पढ़ना है पंचायती राज सिस्टम। बेटा ये सेकंड टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे भी सवाल आ सकते हैं आपके एमसीक्यू टाइप। तो थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज समझिए। सबसे ऊपर बेटा आपका होता है जिला परिषद, और बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलता है। उसके नीचे होता है पंचायत समिति, वो आपकी ब्लॉक लेवल पर देखने को मिलती है। उसके नीचे आता है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, जो कि आपको विलेज लेवल पे देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस पूछ लेता है पेपर में, पूछ लेगा जिला परिषद बताइए कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगी, पंचायत समिति आपकी ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत बेटा आपको विलेज लेवल पर देखने को मिलती है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द थ्री टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम आर, ग्राम सभा होती है, ब्लॉक समिति होती है, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति नहीं होता, पंचायत समिति होती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ग्राम पंचायत सही है, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, ग्राम स्टेट असेंबली कुछ नहीं होता, विधानसभा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। द अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन लार्ज सिटीज इज नोन एज, तो बेटा जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है लार्ज सिटीज़ में, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बेटा इसका हेड कौन है, याद रखना, इसका हेड होता है बेटा मेयर, पेपर में पूछा जा सकता है, वो इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसका हेड होता है मेयर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु प्रेसिडेंस ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की मीटिंग को कौन हेड करता है, तो बेटा इसको हेड करता है ग्राम पंचायत का कौन, सरपंच, ठीक है। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सरपंच। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, अभी बताया था कि नहीं, देखो थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ये रहा देखो थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पंचायती राज। चलिए it was given constitutional status by the 73rd and 74th अमेंडमेंट, ये बात भी सही है। तो बेटा देखो 73rd अमेंडमेंट हुआ था किसके लिए, पंचायत के लिए, और 74 हुआ था बेटा आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है, कॉरपोरेशन, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये कब हुए थे बेटा, ये दोनों हुए थे आपके 1992 में, तो ये बात भी सही है। इट्स इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, बेटा एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल गलत है और याद रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है वो कौन करवाता है, तो बेटा वो करवाती है आपकी स्टेट इलेक्शन करवाती है,
स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। कोई दिक्कत? तो ये आपको याद रखना। तो यही गलत है, यही पूछा था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टेट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जब लैंग्वेज के बेसिस पे बेटा किसी स्टेट को बनाया जाए। तो ये क्यों बनाया जाएगा? डाइवर्सिटीज़ के लिए। स्ट्रेंथिंग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, नो। ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो। प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म बाय एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमसे? असर्शन, सही है। जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फेडरल बैलेंस इन इंडिया, बिल्कुल सही है। जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फेडरल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इंडिया में। ठीक है, रीज़न क्या है? द सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बात बिल्कुल सही है। अगर मान लो बेटा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आ गया तो उसको कौन क्लियर करेगा? वो करेगा बेटा कब? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो इन दोनों के इश्यू को सेटल करता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका रहने वाला होमवर्क में। तो बेटा आपको मुझे करना होगा कमेंट में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है।